हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इतिहास की आधारभूत समझ और पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल की क्लास स्लाइड के माध्यम से पूरी कर ली है। अब आज हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल तथा महापाषाण संस्कृति के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ताम्र पाषाण काल तथा महापाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई आज की क्लास है। तो ताम्र पाषाण काल, इसका समय है 3500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। 3500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल की शुरुआत नव पाषाण काल के बाद होती है। तो नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। यह वह समय था जब तांबे के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया था तथा पत्थर का भी उपयोग किया जाता था। जैसे ये काल है ताम्र पाषाण काल, मतलब इसमें तांबे का भी उपयोग किया जाएगा और पत्थर का भी उपयोग किया जाएगा। तो ताम्र पाषाण काल की शुरुआत नव पाषाण काल के बाद होती है और इस समय तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होता था और पत्थर के औजारों का भी प्रयोग होता था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी उसका नाम तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी। जब मानव द्वारा तांबा खोज लिया गया तो मानव ने तांबे के हथियार तथा बर्तन आदि बनाना शुरू किया, परंतु तांबा बड़ी मात्रा में नहीं खोजा गया था, इसलिए पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग इस समय किया जाता रहा। इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो जब मानव ने तांबा खोजा, तो तांबा जब खोजा गया तो तांबा कम मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए मानव ने पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करता रहा मानव। इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी, और जब मानव ने तांबा खोजा तो तांबा थोड़ी मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए मानव ने पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मतलब मानव पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करेगा और तांबे के औजारों का भी प्रयोग करेगा, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि तांबा मुख्यतः पश्चिमी भारत में खोजा गया था, इसलिए ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के स्थल पश्चिमी भारत में ही मिलते हैं। तांबा पश्चिमी भारत में ही मुख्यतः खोजा गया था, इसलिए ताम्र पाषाण काल के जो स्थल हैं वो पश्चिमी भारत में ही मिलेंगे। ताम्र पाषाण काल के स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तथा बाद में भी मिलते हैं। जो ताम्र पाषाण काल के स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसके पूर्व में भी मिलते हैं और बाद में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ताम्र पाषाण काल के स्थल केवल हड़प्पा सभ्यता के पहले ही मिलेंगे, उसके बाद भी मिलते रहते हैं। तांबे के प्रयोग के आधार पर संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व हड़प्पा काल, जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल है, उसको पूर्व हड़प्पा काल कहा जाता है। इसका समय 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक है। पहला है पूर्व हड़प्पा काल, 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है हड़प्पा काल, इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है उसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद आएगा उत्तर हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल। ये 1750 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है। 1750 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तो तांबे के प्रयोग के आधार पर संस्कृतियों को 3 भागों में बांटेंगे। पहला पूर्व हड़प्पा काल 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक, और दूसरा हड़प्पा काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला है उत्तर हड़प्पा काल 1750 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक।
और पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ था। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, ये हड़प्पा सभ्यता के पूर्व और बाद में ये विकसित हुई थी। तो पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ था। हड़प्पा काल को ताम्र संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें तांबे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। तो जो ये तीन काल हैं, ये पूर्व हड़प्पा काल, ये है ताम्रपाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत ये है। और ये जो हड़प्पा काल है, ये ताम्र काल के अंतर्गत आएगा, ताम्र युग। और ये भी, और उत्तर हड़प्पा काल, इसको भी ताम्रपाषाण काल कहेंगे। तो पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ, और हड़प्पा काल को ताम्र संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें तांबे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। अगला है ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? पहला है ग्रामीण जीवन। ताम्रपाषाण कालीन लोग गांव में निवास करते थे। इस प्रकार ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। जो ताम्रपाषाण काल के लोग हैं, वो मुख्यतः गांवों में रहते थे। गांव में रहने की वजह से ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति एक शहरी संस्कृति नहीं थी, यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। अगला है पशुपालन। अगली विशेषता है ताम्रपाषाण काल की पशुपालन। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग गांव में रहते हुए बकरी, भेड़, गाय, भैंस, सुअर आदि पशुओं को पालते थे। मतलब ताम्रपाषाण काल के लोग, अभी पीछे बताया कि ग्रामीण संस्कृति थी, तो गांव में रहते थे और ये जो पालतू पशु होते हैं, इनको पालते थे। और तीसरी विशेषता ताम्रपाषाण काल की कृषि से जुड़ी हुई देखते हैं। जौ, गेहूं, मसूर, बाजरा, ज्वार, रागी, मटर, चना आदि की खेती की जाती थी। तो ये जो फसलें हैं, इनकी मुख्यतः ताम्रपाषाण कालीन लोग खेती करते थे। पूर्वी भारत चावल का और पश्चिमी भारत जौ का उत्पादन करता था। जो पूर्वी भारत था वो चावल का उत्पादन करता था और पश्चिमी भारत जौ का उत्पादन करता था। तो ताम्रपाषाण काल के लोग गांव में रहते थे, तो पशुपालन करते थे और खेती करते थे। और खेती में भी पूर्वी भारत में चावल का और पश्चिमी भारत में जौ का उत्पादन किया जाता था। नवदा टोली, एक नवदा टोली ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसके लोग बेर और अलसी का उत्पादन करते थे। नवदा टोली के लोग बेर और अलसी का उत्पादन करते थे। और दक्कन की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता था। जो दक्कन की काली मिट्टी है, उसमें कपास का उत्पादन होता था। दक्कन जो पश्चिम और दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र वगैरह का एरिया, उसमें काली मिट्टी का थी, तो वहां पे कपास का उत्पादन होता था। और निचले दक्कन में बाजरा का उत्पादन होता था। तो नवदा टोली के लोग बेर और अलसी का उत्पादन करते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता था। निचले दक्कन में बाजरा का उत्पादन होता था। बाजार नहीं, बाजरा है, बाजरा, ये बाजरा है। निचले दक्कन में बाजरा का उत्पादन होता था। तीसरा, निवास स्थान ताम्रपाषाण कालीन लोगों के कैसे थे? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत के लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। तो कच्ची ईंटों के जो घर होते थे, उसमें रहते थे। और ज्यादातर घर मिट्टी थोप कर बनाए जाते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत के लोग कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहते थे। पक्की ईंटें के बारे में इनको ज्ञान नहीं था, ये कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहते थे। और ज्यादातर घर क्या होता था, मिट्टी थोपते रहते थे और घर बना लेते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत के घर आयताकार और गोलाकार होते थे। कुछ घर आयताकार होते थे और कुछ घर गोलाकार होते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे, पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे और इन ज्यादातर मिट्टी थोप कर घर बनाते थे। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत के घर आयताकार या गोलाकार होते थे।
सामाजिक विभाजन, समाज में कैसा विभाजन था ताम्र पाषाण काल में? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के साधारण लोग, आम लोग आयताकार घरों में और अमीर लोग गोलाकार घरों में रहते थे। इससे सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है। क्या हुआ? ताम्र पाषाण काल में लोग जो थे, साधारण लोग आयताकार घरों में रहते थे, जो अमीर लोग होते थे वो गोलाकार घरों में रहते थे। तो इससे लगता है कि शायद कुछ लोगों के बीच अंतर था, तभी तो घरों में अंतर है। अगर सभी लोग एक समान होते तो सबके घर एक समान होने चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? किसी का घर गोल बना हुआ है, किसी का घर आयताकार बना हुआ है। आयताकार घर छोटे होते थे और गोलाकार घर बड़े होते थे, ज्यादा कमरों वाले होते थे। तो इससे लगता है कि शायद कुछ अमीर लोग होते होंगे, उनके घर बड़े होते होंगे और गोलाकार बने थे, और कुछ जो साधारण लोग थे उनके घर में एक दो कमरे और छोटे घर होते थे। तो इससे लगता है कि शायद ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में सामाजिक विभाजन विद्यमान था। मृदबान, ताम्र पाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बाद में इन्हें आग पर पका देने से यह लाल हो जाते थे और इन पर काले रंग से विभिन्न डिजाइन बनाए जाते थे। इसलिए ताम्र पाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों को लाल और काले मृदभान कहा जाता है। क्या हुआ? ताम्र पाषाण काल के लोग चाक से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, फिर उसको आग में पका देते थे। तो जब बर्तन पका दिया जाता है तो वो लाल हो जाता है। फिर उस बर्तन पे वो काले रंग से डिजाइन बनाया करते थे। जब काले रंग से डिजाइन बनाते थे तो इसलिए इनके बर्तनों को लाल और काले मृदभान, या इसी को कहा जाता है काले चित्रित लाल मृदभान। काले चित्रित लाल मृदभान। तो ताम्र पाषाण काल के लोग चाक पे बर्तन बनाते थे, जब बर्तन पकाए जाते थे तो लाल हो जाते थे और फिर उन पर काले रंग से डिजाइन कर दिया जाता था। इसलिए ताम्र पाषाण काल के बर्तनों को लाल और काले मृदभान या काले चित्रित लाल मृदभान कहा जाता है। और धार्मिक जीवन कैसा था ताम्र पाषाण काल में? ताम्र पाषाण काल में लोग वृषभ और मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्र पाषाण काल में लोग वृषभ और मातृ देवी की पूजा करते थे। वृषभ मतलब बैल, और मातृ देवी एक देवी के रूप में, धरती माता को देवी के रूप में जो पूजते हैं उसको मातृ देवी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण काल के लोग वृषभ और मातृ देवी की पूजा करते थे। कई स्थानों पर अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि शायद लोग अग्नि की भी पूजा करते थे। बहुत सारे जगह पे अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड टाइप के मिले हैं। इससे लगता है कि शायद लोग उस जमाने में या उस समय अग्नि की भी पूजा करते थे। तो ताम्र पाषाण काल के लोग वृषभ और मातृ देवी की पूजा करते थे और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो उससे लगता है कि शायद उस समय के लोग अग्नि की भी पूजा करते थे। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास। विभिन्न ताम्र पाषाणिक स्थलों में मृतकों की कब्रों के पास मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मनके आदि मिले हैं। इससे पता चलता है कि शायद लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। बहुत से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, वहां पर बहुत जगहों पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जो सामान रखा गया है उससे लगता है कि शायद लोगों को ऐसा लगता था कि लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी लोग उन सामानों का उपयोग करते हैं। तो लोगों को ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ? कब्र थी, कब्र में लोगों को दफना दिया गया और मिट्टी के बर्तन रख दिए गए, तांबे के बर्तन रख दिए गए, किसी में मनके रख दिए गए। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद सामान रखा गया है, तो ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने सोचा हो कि जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद भी जीवन है, उसको भी लोग और उस जीवन में ही इन सामानों का वो उपयोग करेगा। तो ताम्र पाषाण काल के लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था।
तो विभिन्न ताम्र पाषाणिक स्थलों में मृतकों की कब्रों के पास मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मनके आदि मिले हैं। इससे पता चलता है कि शायद लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। उपकरण निर्माण। उपकरण कैसे बनाए जाते थे ताम्र पाषाण काल में? ताम्र पाषाण काल के दौरान तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, परंतु तांबा कम मात्रा में केवल पश्चिमी भारत में उपलब्ध था। इसलिए पत्थर और हड्डी के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण काल में तांबा के उपकरण तो बनाए जाते थे, लेकिन तांबा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगा। जब तांबा कम मात्रा में उपलब्ध है तो हथियारों की जरूरत तो हमें पड़ती ही थी। तो हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए जो पुराने समय से पत्थर के हथियार बने आ रहे थे, वो उनका भी प्रयोग किया जाता था और तांबे के उपकरण प्रयोग किए जाते थे। तो ताम्र पाषाण काल में तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, परंतु तांबा कम मात्रा में उपलब्ध था, केवल पश्चिमी भारत में मिलता था। इसलिए पत्थर और हड्डी के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था। व्यापार कैसा था? ताम्र पाषाण काल में मानव केवल वस्तु विनिमय करता था, व्यापार का विकास नहीं हुआ था। तो ताम्र पाषाण काल में मानव क्या होता था, जिसके पास जो सामान हो जाता था लोग एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे, बस अपना काम चलाते थे। जैसे किसी के पास अनाज ज्यादा हो गया और कोई जंगल में रहता है आदिवासी, तो उसके पास शहद है, तो उसने किसान से अनाज ले लिया, उसको शहद दे दिया। इस तरह से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से किसी ने किसी को धान दे दिया, उससे गेहूं ले लिया। इस तरह से लोग अपने सामानों की अदला बदली करते रहते थे। यही वस्तु विनिमय है, केवल वस्तु विनिमय प्रचलित था और व्यापार का विकास नहीं हुआ था कि सामान खरीद ले, मुद्रा देके, पैसे देके, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। केवल लोग वस्तु विनिमय करते थे और व्यापार का विकास मुद्रा के द्वारा नहीं हुआ था। कला और शिल्प। ताम्र पाषाण काल में तांबे के उपकरण बनाने वाले, हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले, टेराकोटा के कारीगर, कीमती पत्थरों से आभूषण बनाने वाले कारीगर, कताई बुनाई करने वाले कारीगर आदि थे। तो ताम्र पाषाण काल में ये सभी कारीगर थे। तो ताम्र पाषाण काल में कला और शिल्प का विकास हुआ था और इस तरह से ये सभी कारीगर ताम्र पाषाण काल में उपलब्ध थे। तो ताम्र पाषाण काल में कला और शिल्प का भी विकास हुआ था। अगला आप ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां देखते हैं। भौगोलिक आधार पर कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कौन कौन सी है? पहली है आहार संस्कृति। इसी को कोई आहार संस्कृति भी कहते हैं। आहार संस्कृति, इसका समय है 2025 ईसा पूर्व से 1270 ईसा पूर्व तक। आहार या आहार संस्कृति 2025 ईसा पूर्व से 1270 ईसा पूर्व तक। ये समय में हमें फंसना नहीं है, बस समय केवल समझने के लिए लिखा गया है। थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस बहुत सारी किताबों में बदला हुआ हो सकता है, लेकिन एवरेज समझने के लिए ये समय 2025 ईसा पूर्व से 1270 ईसा पूर्व तक है। और यह संस्कृति राजस्थान में बनास नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहार संस्कृति जो है वो राजस्थान में बनास नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो चाहे इसे आहार संस्कृति का हो या आहार संस्कृति का हो या बनास संस्कृति का हो, सब एक ही है। तो राजस्थान में बनास नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति राजस्थान में विस्तृत थी और राजस्थान के उदयपुर जिले के आहार और बालाथल, राजसमंद जिले के गिलुंड और भीलवाड़ा जिले के ओजियाना में विस्तृत थी। तो आहार संस्कृति राजस्थान में विस्तृत थी और उदयपुर जिले का आहार और बालाथल जगह पर, और राजसमंद जिले के गिलुंड में, और भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का उसके ओजियाना में विस्तृत थी। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था, अर्थात तांबे वाली जगह। तो आहार एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे तांबा मिलता था, इसलिए आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली। आहार में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। जो छोटे पाषाण औजार होते थे वो उनका आहार में प्रयोग नहीं होता था। यहाँ के लोग शुरुआत से ही धातु कर्म से परिचित थे।
जब से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई तभी से ये लोग तांबे के जो अयस्क थे उससे तांबा निकालने की कला से परिचित हो गए थे। तो आहार संस्कृति के बारे में एक बार और देखते हैं। ये राजस्थान में बनास नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। और आहार संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले के आहाड़ बालाथल और राजसमंद जिले के गिलुंड भीलवाड़ा जिले के ओजियाना में विस्तृत थी। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती था, ताम्रवती मतलब तांबे की जगह, और आहार में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ के लोग शुरुआत से ही धातु कर्म से परिचित थे। अगला, आहार में समृद्ध सेरेमिक परंपरा थी। सेरेमिक मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उनको सेरेमिक कहा जाता है। आहार से प्राप्त सेरेमिक क्या है, कौन कौन से हैं चीनी मिट्टी के बर्तन? टैनवेयर, पतले रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर, ग्रेवेयर आदि। तो आहार में सेरेमिक परंपरा समृद्ध थी, मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन आहार में बहुतायत में बनाए जाते थे। और आहार से कौन कौन से चीनी मिट्टी के बर्तन या सेरेमिक प्राप्त हुए, उनका नाम है टैनवेयर, पतले रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर, ग्रेवेयर। ये सब नाम है चीनी मिट्टी के बर्तनों के। अगली संस्कृति है कायथा संस्कृति। इस ताम्र पाषाण संस्कृति का नाम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कायथा के नाम पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो कायथा स्थान है वहां पर संस्कृत बहुतायत में मिली है, इसलिए इसका नाम कायथा संस्कृति रखा गया। ताम्र पाषाण संस्कृति में घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं। ज्यादातर किसी भी ताम्र पाषाण संस्कृति में घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं, परंतु कायथा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। एक विशेष चीज है, ताम्र पाषाण संस्कृति में घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं, परंतु कायथा में मिले हैं। कायथा संस्कृति के सेरेमिक चीनी मिट्टी के बर्तन। ताम्र पाषाण संस्कृति में चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत मिलते हैं। कायथा संस्कृति के जो चीनी मिट्टी के बर्तन है वो है चॉकलेट स्लिप्ड वेयर, कायथा वेयर। ये चॉकलेट के रंग के जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन है, इसलिए इनको चॉकलेट स्लिप्ड वेयर या कायथा वेयर कहा जाता है। तो कायथा संस्कृति के चीनी मिट्टी के बर्तनों का नाम चॉकलेट स्लिप्ड वेयर या कायथा वेयर है। तो कायथा संस्कृति का नाम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कायथा के नाम पर, यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। और इनके चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक का नाम है चॉकलेट स्लिप्ड वेयर या कायथा वेयर। अगली संस्कृति है मालवा संस्कृति। यह संस्कृति पश्चिम भारत के मालवा क्षेत्र में विस्तृत थी। जो पश्चिम भारत का मालवा क्षेत्र है वहां पे विस्तृत थी। मालवा क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश में आता है, तो वहां पर विस्तृत थी। मालवा के सिरेमिक चीनी मिट्टी के बर्तनों का नाम जो है वो है बफ या क्रीम, गहरे भूरे रंग में चित्रित पैटर्न के साथ। तो जो मालवा के चीनी मिट्टी के बर्तन है उनका नाम है बफ या क्रीम, गहरे भूरे रंग में चित्रित पैटर्न के साथ। जो क्रीम कलर का जो रंग होता है उस तरह के जो बर्तन है वो मालवा संस्कृति से मिले हैं। तो नवदा टोली मालवा संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल है। तो मालवा संस्कृति का जो सबसे प्रमुख स्थल है उसका नाम है नवदा टोली। तो मालवा संस्कृति, यह संस्कृति पश्चिम भारत में मालवा क्षेत्र में प्रचलित थी और उसके चीनी मिट्टी के बर्तन क्रीम रंग के हैं या भूरे रंग के। और नवदा टोली मालवा संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल है। अगली है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, पश्चिम में तटीय पट्टी और उत्तर में विदर्भ को छोड़कर। महाराष्ट्र में जो पश्चिम में तटीय पट्टी मतलब समुद्र का किनारा है और उत्तर में विदर्भ क्षेत्र है उसको छोड़ देंगे और पूरे महाराष्ट्र में। और गुजरात में अहमदनगर जिले आदि में विस्तृत थी। तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में विस्तृत, महाराष्ट्र गुजरात आदि नगरों में, महाराष्ट्र गुजरात आदि राज्यों में विस्तृत थी। जोरवे संस्कृत का ज्यादातर भाग महाराष्ट्र में विस्तृत था। तो जोरवे संस्कृत का अगर राज्य पूछा जाए तो इसको मुख्यतः महाराष्ट्र में ही बताना है। तो जोरवे संस्कृति पश्चिम में महाराष्ट्र में विस्तृत थी। केवल तटीय पट्टी और विदर्भ को छोड़ देंगे तो पूरे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति विस्तृत थी। और गुजरात के अहमदनगर जिले और कुछ मध्य प्रदेश में भी विस्तृत है, लेकिन ये मुख्यतः जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र में ही विस्तृत थी। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं?
तापी घाटी में दो स्थल हैं, एक प्रकाश है एक प्रवर है। तापी घाटी में प्रकाश कामा प्रवर, ये दो स्थल हैं जोरवे संस्कृति के, एक प्रकाश एक प्रवर। और गोदावरी घाटी में दायमाबाद और भीमा घाटी में इनाम गांव। घाटी मतलब नदी के किनारा जो है उसको घाटी कहा जाता है। तो तापी घाटी में प्रकाश प्रवर स्थल है जोरवे संस्कृत के, गोदावरी घाटी में दायमाबाद, भीमा घाटी में इनाम गांव। जोरवे के आरंभिक घर आयताकार थे, बाद में वृत्ताकार बनने लगे। मतलब शुरुआत में सभी लोग बराबर थे, बाद में जब लोग अमीर होने लगे तो वृत्ताकार घर बनाने लगे। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि अमीर लोग वृत्ताकार घरों में रहते थे और साधारण लोग आयताकार घरों में रहते थे। तो जोरवे के शुरुआती घर आयताकार थे और बाद में वो वृत्ताकार बनने लगे जब लोग अमीर होने लगे। तो जोरवे के प्रमुख मृदभांड काले रंग से चित्रित किए हुए लाल मृदभांड है। तो जोरवे के जो मृदभांड है वो काले रंग से चित्रित किए हुए लाल मृदभांड है। जोरवे में वयस्कों को दफनाते समय टखने के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। तो जोरवे में जब किसी वयस्क को दफनाया जाता तो टखना या घुटना जो होता है उसके नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था, तब उसे दफनाया जाता था। तो जोरवे के मृदभांड जो है वो काले रंग से चित्रित किए हुए लाल मृदभांड है। और जोरवे में वयस्कों को दफनाते समय टखने के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। और जोरवे में कलशों में बच्चों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। एक कलश टाइप का होता था, उसमें बच्चों को उसके अंदर भर दिया जाता था, बच्चे के शरीर को, और फिर उसको दफनाया जाता था। तो जोरवे में कलशों में बच्चों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, कलश के अंदर दफनाया जाता। जोरवे में शिशुओं की अधिक कब्र मिलने से शिशु मृत्यु दर अधिक मिलने का संकेत मिलता है। जोरवे में शिशुओं की कब्रें बहुत मिली हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद जोरवे में शिशु मृत्यु दर बहुत थी, क्योंकि शिशु छोटा होता है, जिसको आसानी से कलश में दफना दिया जाता है, और इनकी कब्रें बहुत ज्यादा मिली हैं। अब जब शिशु मतलब छोटा बच्चा, इनकी कब्रें ज्यादा मिली हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद शिशु मृत्यु दर जोरवे में अधिक थी। तो जोरवे कहाँ पे है? मुख्यतः ये महाराष्ट्र में विस्तृत है जोरवे संस्कृति। और जोरवे के स्थल है प्रकाश, प्रवर, दायमाबाद, इनाम गांव। जोरवे के जो शुरुआती घर आयताकार थे, बाद में वृत्ताकार बनने लगे। जोरवे के मृदभांड काले रंग से चित्रित किए हुए लाल मृदभांड है। और वयस्कों को दफनाते समय टखने के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। और बच्चों को यहाँ पर कलश में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। जोरवे में शिशुओं की कब्रें ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि शिशु मृत्यु दर बहुत थी। अगली संस्कृति है सावलदा संस्कृति। ये 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक विस्तृत थी। यह संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा पर प्रचलन में थी। यहाँ पर काले चित्रों से युक्त लाल मृदभांड प्रचलन में थे। तो सावलदा संस्कृति गुजरात का जो तटीय क्षेत्र था, अभी पीछे देखा कि जोरवे संस्कृति तटीय क्षेत्र में नहीं थी, तो जो तटीय क्षेत्र में जो संस्कृति थी उसका नाम है सावलदा संस्कृति। ये गुजरात के तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र की सीमा जो है वहां पर विस्तृत थी। और यहाँ पर काले चित्रों से युक्त लाल मृदभांड प्रचलन में थे। अगली संस्कृति है रंगपुर संस्कृति। 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। रंगपुर संस्कृति गुजरात में विकसित हुई। यहाँ पर लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। तो रंगपुर संस्कृति भी गुजरात में विकसित हुई और यहाँ पर लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। अगली है प्रभास संस्कृति। इसका समय है 1800 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक। यह संस्कृति गुजरात में सोमनाथ क्षेत्र के आसपास प्रचलित थी। गुजरात का जो सोमनाथ है उसके आसपास प्रभात संस्कृति प्रचलित थी। यहाँ काले रंग से चित्रित किए हुए लाल मृदभांड प्रचलित थे। तो यह संस्कृति जो प्रभास है गुजरात में सोमनाथ के आसपास प्रचलित थी और यहाँ काले रंग से चित्रित किए हुए लाल मृदभांड प्रचलित थे। अगली संस्कृति है महापाषाण संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। महापाषाण संस्कृति, यह संस्कृति 1300 से 800 ईसा पूर्व के बीच दक्कन क्षेत्र, दक्षिण भारत, कश्मीर तथा उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित थी। तो
तो महापाषाण संस्कृति मेगालिथिक कल्चर, यह संस्कृति जो है वो 1300 से 800 ईसा पूर्व के बीच दक्कन क्षेत्र जो दक्षिण भारत है, कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित थी। पीछे है ताम्रपाषाण काल। अब अगला टॉपिक है महापाषाण संस्कृति। यह संस्कृति जो है वो 1300 से 800 ईसा पूर्व के बीच है, दक्कन क्षेत्र दक्षिण भारत और कश्मीर का जो एरिया और उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, नागालैंड वाला, वहां पर यह संस्कृति प्रचलित थी। महापाषाण संस्कृति से आशय उस समय से है जब मानव को कब्रों में दफनाकर उसके आसपास पत्थर लगा दिए जाते थे। जैसे मानव की कब्र है, उसके आसपास पत्थर लगा दिए गए थे, घेरा टाइप में, तो बड़े बड़े ऐसे पत्थर मिले हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कब्रें हैं। तो कब्रों को जो सूचित करने वाली जो संस्कृति है उसे महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस तरह से ज्यादा मिला है। ये कब्र है, मान लो, उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर सजाए हुए हैं, तो इन्हीं पत्थरों को महापाषाण कहा जाता है। और जो समय है, इस समय जब कब्रों के आसपास पत्थर लगाए जा रहे हैं, उसे महापाषाण काल कहा जाता है। और यही जो महापाषाण काल है, उसकी जो संस्कृति है, इसे महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो ये कब्र के आसपास बड़े बड़े पत्थर, कहीं एक पत्थर होता था, कहीं दो, कहीं ज्यादा पत्थर होते थे, बस कब्र के आसपास पत्थर होते थे। और वो जो समय है उसे महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो महापाषाण संस्कृति से आशय उस समय से है जब मानव को कब्रों में दफनाकर उसके आसपास पत्थर लगा दिए जाते थे। इन कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर के गहने आदि मिले हैं। ये जो कब्रें हैं, यहाँ पे लोहे के औजार मिले हैं बहुत सारे, घोड़े के कंकाल मिले हैं और पत्थर के गहने मिले हैं। था मन के गहने में। तो ये कब्रें हैं, यहाँ पे लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, मनके आदि मिले हैं। तो जब ये सब चीजें मिलती हैं, लोहे के औजार, तो हमें लोहे के औजारों का विकास लव काल में हुआ था। तो लव काल के विषय में इन महापाषाण कब्रों से हमें जानकारी मिलती है। महापाषाण संस्कृति का काल दक्षिण भारत में लव युग के संबंध में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी पीछे देखा कि महापाषाण कब्रें हैं, कब्रों में लोहे के हथियार रखे हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय लव काल कैसा था दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण भारत में लव काल के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दक्षिण भारत के लव युग के विषय में अधिकांश जानकारी महापाषाण कब्रों से मिलती है। तो जो दक्षिण भारत का लव युग है, उसके बारे में ज्यादातर जानकारी महापाषाण कब्रों से मिलती है। किसी महापाषाण कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं तथा किसी महापाषाण कब्र में मिट्टी के बर्तन के साथ अन्य आभूषण जैसे मनके भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि महापाषाण काल में सामाजिक असमानता विद्यमान थी। बहुत सारी कब्रें मिली, मान लो किसी कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन है और किसी कब्र में मिट्टी के बर्तन भी हैं और उसमें मनके भी हैं। मनके मतलब सोने के या धातुओं के, कीमती धातुओं के मनके बनाए जाते थे। जैसे आजकल आभूषण होते हैं, उसी तरह से पुराने समय में मनके होते थे। तो किसी की कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन मिले, मतलब वो छोटा आदमी था, साधारण आदमी था। और किसी की कब्र में मनके वगैरह ज्यादा मिले, तो मतलब वो बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था। तो जब किसी कब्र में ज्यादा बर्तन और ज्यादा सामान मिला, तो शायद वो अमीर आदमी था। जिसकी कब्र में कम सामान मिला, शायद वो छोटा या साधारण आदमी था। तो ऐसा लगता है कि शायद ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानता विद्यमान थी। जैसे ब्रह्मगिरी एक जगह है दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, यहाँ पर एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद ये गांव का सबसे अमीर आदमी होगा,
क्योंकि एक कब्र में 33 सोने के मन के मतलब अमीर आदमी, साधारण आदमी के तो होंगे नहीं। तो सामाजिक असमानता तो है, किसी के केवल मिट्टी के बर्तन है किसी की कब्र में, और किसी कब्र में 33 सोने के मन के हैं। तो ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मन के मिले। पहला उत्खनित महापाषाण स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित आदिचनल्लूर है। पहला उत्खनित महापाषाण स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित आदिचनल्लूर है। तो महापाषाण काल का पहला उत्खनित स्थल आदिचनल्लूर है। तो महापाषाण काल 1300 से 800 ईसा पूर्व के बीच था। दक्कन क्षेत्र, दक्षिण भारत, कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित था। और महापाषाण काल का आशय है कि एक कब्र है, कब्र के आसपास पत्थर लगा दिए गए, उसी को महापाषाण काल, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, तो इसीलिए कब्र के आसपास बड़े बड़े पत्थर लगे, इसलिए ये समय है उसे महापाषाण काल कहा जाता है। और इन महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और पत्थर के गहने आदि मिले हैं। पत्थर के नहीं, केवल गहने आदि मिले हैं। इससे लगता है, इससे हमें लौ युग के विषय में एक जानकारी मिल जाती है कि शायद लौ काल में, क्योंकि जब घोड़े के अवशेष वगैरह में लोहा मिला है, जब घोड़े के अवशेष मिले हैं, लोहा मिला है, तो लोहे से हमें लौ युग के विषय में जानकारी मिलती है। और दक्षिण भारत में लौ युग के विषय में ज्यादातर जानकारी महापाषाण कब्रों से ही मिलती है। और महापाषाण कब्र में मिट्टी के बर्तन और आभूषण, किसी कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, किसी में आभूषण भी मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद सामाजिक असमानता भी विद्यमान थी। और जैसे ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मन के मिले हैं। पहला उत्खनित महापाषाण स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित आदिचनल्लूर था। आदिचनल्लूर पहला उत्खनित महापाषाण स्थल है। और भारत के प्रमुख महापाषाण स्थल के बारे में देखते हैं, कौन किस राज्य में। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित महापाषाण स्थल निम्न है। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य के विंध्य क्षेत्र में स्थित महापाषाण स्थल। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विंध्य क्षेत्र है, वहां पर मुख्यतः महापाषाण स्थल मिले हैं। इसमें पहला है ककोरिया और कोल्डियावा। उत्तर प्रदेश के महापाषाण स्थल हैं ककोरिया और कोल्डियावा। एक है ककोरिया और एक कोल्डियावा। ककोरिया और कोल्डियावा ये उत्तर प्रदेश के महापाषाणिक स्थल है। और कश्मीर में स्थित महापाषाणिक स्थल बुरजोम। बुरजोम नवपाषाण काल का विप्रमुख स्थल था और उसके बाद यहाँ पे महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। और केरल में स्थित महापाषाणिक स्थल पुलीमठ और कुनत्तूर है, ये त्रिशूर के पास है। तो कश्मीर में स्थित महापाषाणिक स्थल बुरजोम, केरल में पुलीमठ और कुनत्तूर त्रिशूर के पास। और महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, वहां पे महापाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। तो उसके स्थल हैं जूना पानी, खापा, महुरझरी, नाईकंड। तो महाराष्ट्र के महापाषाणिक स्थल जूना पानी, खापा, महुरझरी, नाईकंड। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित महापाषाणिक स्थल एक है नागार्जुन कोंडा, अमरावती, वेंकटपुरम। तो आंध्र प्रदेश के नवपाषाणिक स्थल नागार्जुन कोंडा, अमरावती, वेंकटपुरम। कर्नाटक में स्थित महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर, चंद्रावल्ली, हिरेबेनाइकल। तो कर्नाटक में स्थित महापाषाणिक स्थल एक ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर, चंद्रावल्ली, हिरेबेनाकल। और तमिलनाडु में स्थित महापाषाणिक स्थल आदिचनल्लूर, सानूर, कोडुमनाल। तमिलनाडु में स्थित महापाषाणिक स्थल में आदिचनल्लूर, सानूर, कोडुमनाल। और उत्तर पूर्व भारत में स्थित महापाषाण स्थल नुच बंगलो, ये असम में है, और दीमापुर, नागालैंड। तो उत्तर पूर्व भारत के महापाषाणिक स्थल में नुच बंगलो असम और दीमापुर नागालैंड। इस तरह से हमारी आज की क्लास पूरी हो गई। हम लोगों ने 2 टॉपिक आज पढ़े, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल।